हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए हमारी साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रखी थी और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। और सेकंड चैप्टर हमारा जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा था तो हमने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और किसी पॉइंट पर उसकी लाइनिंग कैसे दिखाएंगे वो भी हमने पढ़ी हुई थी। तो अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। ठीक है, अब सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है वो चेक करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप तो देखिए इसमें क्या अगर हम कंसिडर करें तो वो कुछ इस तरह से है। जैसे कल के क्लास में हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था और उसमें करंट फ्लो करा रहे थे। तो आपको पता है थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल जब हम लगा रहे थे, थंब दिखाता है करंट की डायरेक्शन, बाकी की जो कर्ल फिंगर बचती है उस कंडक्टर को मैं थंब करंट की डायरेक्शन में लोकेट कराऊं और बाकी जो कर्ल फिंगर जो दिखेगी वो दिखाएगी मैग्नेटिज्म फील्ड की डायरेक्शन को। तो थंब ऊपर करने से जो बाकी कर्ल फिंगर है ये कुछ इस तरह से क्लोज हो जाती है, जो बिल्कुल एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दिखा रही है। यानी जो सर्कल बनते थे आपके एन सर्कल थे, एन सर्कल लूप बन रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहे थे। ठीक है, सिमिलरली अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अब मैं स्ट्रेट कंडक्टर को बेंड करा दूँ, ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसको मैं ऐसे रिंग की तरह बेंड करा दूँ, तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चेक करना है हमें। तो चलिए एक डायग्राम स्पेसिफाइड कर कर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मान लीजिए मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है। ठीक है, ये है वो मेरा कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड में मैंने दो होल कर लिए, एक होल यहाँ पे कर लिया और दूसरा होल यहाँ पे कर लिया। स्ट्रेट कंडक्टर को लिया और मैंने बेंड करा दिया। तो बेंड कराने के बाद ये जो स्ट्रेट कंडक्टर था ये कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड में जो होल के हैं उसमें से ऐसे पास करा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। ये इसके दो एंड हो जाएंगे बच्चों, क्लियर है? ये इसके दो एंड पॉइंट हो गए। अब इस कंडक्टर को हमने एक सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया है। जैसे एक टर्मिनल ये था, एक टर्मिनल ये था। ये टर्मिनल मैंने मान लिया कंडक्टर का X है, ये टर्मिनल Y है। इसको आप सर्किट में कनेक्ट कराएंगे तो एक बैटरी हमने लगभग 12 वोल्ट के आसपास इसमें ले ली है। ये बैटरी टर्मिनल है आपका, ये लगभग 12 वोल्ट के आसपास हमने कनेक्ट की हुई है। सर्किट में करंट के फ्लो को ऑन ऑफ कराने के लिए मैंने एक स्विच लगा दिया जिसको मैंने K नाम दे दिया है। और करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, यानी करंट का मैग्नीट्यूड कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं और जिसका सिंबल RH होता है। और करंट को मेजर करने के लिए मैंने सर्किट में एक एमीमीटर और कनेक्ट कर दिया है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे हम, जो इस करंट लूप के अंदर, ये कंडक्टर लूप के अंदर फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं तो यहाँ से और यहाँ तक नीचे, यानी ये जो आपका बोर्ड है, कार्डबोर्ड है, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे ये कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगा। समझ रहे हैं ना आप? मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 3D डायग्राम नहीं है। ये इस कंडक्टर को जब मैंने बेंड कराया, जब आप हॉल में से पास कराओगे तो उसके एक स्मॉल लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगी।
तो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगी, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लूप बनेंगे वो एनसर्कल्ड होंगे। यानी मैं पहले करंट की डायरेक्शन लेता हूँ, बैटरी टर्मिनल से करंट की डायरेक्शंस ये चलेगी आपकी, ठीक है, एक्स से वाई की तरफ आएगा। ये करंट की डायरेक्शन है मेरी, यहाँ से ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है, ये सर्किट का करंट हो जाएगा। तो जब ये करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल दिया था, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड एनसर्कल्ड होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। सिमिलरली इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स क्या हो जाएंगे बच्चों, एनसर्कल्ड हो जाएंगे, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। हमने राइट हैंड थंब रूल लगा दिया है, उसी से मैग्नेटिक फील्ड के लूप को हमने डिसाइड किया है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अब इस सर्कल, ये जो मैंने कंडक्टर को सर्कल लूप बनाया था, इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी मौजूद होगा। तो वो मैंने माना कि इस सर्कुलर कंडक्टर का कहीं सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से इस सर्कुलर लूप के सेंटर की तरफ बढ़ूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के ये जो सर्कुलर लूप बन रहे हैं, एनसर्कल्ड बन रहे हैं, इनका साइज बड़ा होता चला जाएगा, यानी इनकी रेडियस बड़ी होती चली जाएगी, और वो तब तक बढ़ेगी जब तक मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। जैसे ही सेंटर पर पहुँचूँगा, ये सर्कुलर रूप सर्कुलर ना रहकर एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह, ठीक है, एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह काम करेगा, ठीक है। कैसे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं इस पॉइंट से सेंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये मेरे सर्कुलर लूप कुछ इस तरह से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, फिर से इसका साइज़ और बढ़ जाएगा, ये साइज़ और बढ़ जाएगा, और जैसे ही मैं इस सेंटर पर पहुंचा, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा अब एनसर्कल्ड ना दिखकर स्ट्रेट लाइन से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उस कंडक्टर से, वो लूप बड़ा होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर लूप ना दिखकर एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह दिखाई देगा, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेट एरो से दिखाएंगे। क्लियर है बच्चों। अब आप इस पॉइंट पर आ जाइए। इस पॉइंट पर करंट डाउन की तरफ फ्लो कर रहा है, अप से डाउन की तरफ। यहाँ पे अगर आप सर्कुलर लूप बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी चेक कीजिए। देखिए ये भी एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा था। इस डायरेक्शन पर मैं थंब को दिखाऊंगा करंट की डायरेक्शन में, यानी जो डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड दिखाया। बाकी की जो फिंगर है वो क्लोज करेगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, यानी ये कुछ सर्कुलर लूप बनेंगे आपके, और सर्कुलर लूप जो बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, उनकी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। अब वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट एरो से दिखा रहा हूँ। अब ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, यहाँ से यहाँ करंट ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट के बाद करंट डाउनवर्ड आ रहा है। तो अब ये स्ट्रेट वायर की तरह जो मैं लूप दिखा रहा था, अब ये स्ट्रेट ना रहकर फिर से इनक्लोज होने की कोशिश करेगी, और ये अपनी डायरेक्शन बदलकर उस पॉइंट पर आएगी जहाँ पर ये क्लोज लूप की तरह रिप्रेजेंट कराएंगे, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप से, ठीक है। यानी जैसे मोटर में वाइंडिंग होती है वो एक सोलेनॉइड कोयल की तरह होती है, वो हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस जस्ट मैंने आपको ये कहा, एक स्ट्रेट वायर को अगर मैं ऐसे कार्डबोर्ड में से बेंड करा दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो पॉइंट मैंने बोला है, मैं ये नोट करा के आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए साथ साथ, ठीक है। देखिए, एट एट एवरी पॉइंट ऑफ
at every point of a current carrying circular loop the concentric circles representing the magnetic field lines around it would become larger and still more larger as we move away from the wire ठीक है। as a result by the time we reach at the center of the circular loop the arcs of these big circles appear as straight lines यानी मैंने क्या बोला है, जो आपको पहले बताया था उसी चीज़ को हमने लिख लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेट कंडक्टर को जब मैंने कार्डबोर्ड में सर्कुलर लूप की तरह बनाया और मैं उसके किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को देखूं तो वो अभी एनसर्कल्ड है सर्कुलर लूप में। जैसे जैसे मैं उस पॉइंट से दूर बढ़ूंगा ये सर्कुलर लूप बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। ये क्लोज लूप रहेंगे, ऐसे कहीं से घूम कर आएगा ये, ठीक है। ये ऐसे घूम कर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लोज लूप है। तो जैसे जैसे उस पॉइंट से दूर जाऊंगा सर्कुलर लूप बड़े होते चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं उस सर्कुलर क्लोज लूप के सेंटर पॉइंट पर पहुंचूंगा तो ये जो आर्क है जो बड़ी होती जा रही थी, अब ये आर्क बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट होएगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जाने के बाद ये मैक्सिमम डिस्टेंस उस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ूंगा तो अब ये मैं इस पॉइंट के लिए नियर बाय जाऊंगा, यानी उससे मैं दूर जा रहा था अब इसकी तरफ पास बढ़ूंगा। तो अब ये आर्क स्ट्रेट लाइन ना रहकर फिर से ये कुछ आर्क सर्कुलर लूप की तरह क्लोज होती चली जाएंगी। और जैसे इस पॉइंट के पास आऊँगा ये सर्कुलर जो लूप किया था ये स्ट्रेट कंडक्टर की तरह से काम करेगा और यहाँ पे जो एनसर्कल्ड होंगे वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को इफ़ेक्ट करेंगे बच्चों। तो चलो हम वो फैक्टर देख लेते हैं। तो इसी में आप हेडिंग डाल लेना इसी टॉपिक में, फैक्टर्स ऑन विच the strength of magnetic field at the center of a
सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल डिपेंड्स। ठीक है, जो सर्कुलर करंट कॉइल ली है हमने, तो उसके अगर हम सेंटर पे बात करें तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आपने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था पहले, उसमें आपने भी देखा था अगर मैं करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाता चला जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। दूसरा आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि जैसे जैसे मैं उस कंडक्टर से दूर भागूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। तो यानी दो फैक्टर तो मेरे यही हो जाएंगे। तो पहला फैक्टर हो जाएगा आपका, फर्स्ट फैक्टर जो है बच्चों वो हो जाएगा आपका द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B is directly proportional to the amount of current I flowing through the loop। जो लूप में से करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती चली जाएगी। करंट के मैग्नीट्यूड को कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको मैं दूं तो आपने देखा होगा जब लो वोल्टेज आती है तो जब सर्किट में करंट कम फ्लो होता है तो आपके फ़ैन की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है, और जैसे ही हाई वोल्टेज आएगी तो आपके फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया है। ठीक है, ये कुछ उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। तो ये था करंट के ऊपर। सेकंड फैक्टर आप नोट कर लीजिए, सेकंड फैक्टर हो जाएगा डिस्टेंस के ऊपर, यानी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली proportional to the radius r of the current loop ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस पॉइंट से डिस्टेंस के ऊपर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी किसी पॉइंट से तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी मैं ये कह सकता हूँ द नेट मैग्नेटिक फील्ड produced by the circular coil of n number of turns is n times as that produced by a single turn। ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न के। तो नंबर ऑफ टर्न कुछ इस तरह से है, जैसे मान के चलो अभी मैंने सर्कुलर लूप लिया था एक लूप। ठीक है, ये सर्कुलर लूप लिया था हमने, मतलब आपको ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है, ये हमारा लूप कुछ इस तरह से था बच्चों, ये इस तरह से। ठीक है, तो इस एक लूप की वजह से मैंने माना मैग्नेटिक फील्ड बी है मेरा 1 टेस्ला। ठीक है, ऐसे में अगर अब दो लूप ले लूँ, ये मैंने अभी 2 लूप ले लिए, मान लो एक लूप ये था और एक दूसरा लूप मेरा ये हो जाएगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, 2 लूप हो गए, एक लूप की वजह से 1 टेस्ला, 2 की वजह से 2 टेस्ला। ऐसे नंबर ऑफ लूप्स में n ले लूँ तो क्या करोगे, n टाइम से गुना कर देंगे, यानी n टेस्ला हो जाएगा फिर वो।
क्लियर है बच्चों। तो जो एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, नंबर ऑफ लूप्स लेंगे तो उस नंबर ऑफ लूप की वैल्यू से उस एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका हमेशा इंक्रीज ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे जो हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अब आपको ये अगर सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको रिप्रेजेंट करना हो तो वो मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा देता हूँ आपको। तो मैंने जैसे अभी सर्कुलर लूप लिया था, तो ये था मेरा एक कंडक्टर सर्कुलर लूप की रिप्रेजेंटेशन में बच्चों, ठीक है। ये मैंने कंडक्टर की कुछ विड्थ ले ली है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है थोड़ा उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं हम। ये था मेरा कंडक्टर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन हमने सर्कुलर लूप में लिया था जो कार्डबोर्ड में से पास हो रहा था, ये बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगा। सिमिलरली ये जो पोर्शन काम कर रहा था छोटा सा जो होल में से पास हो रहा था, ये भी एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं करंट की डायरेक्शन ऐसे दे देता हूँ, भाई यहाँ से करंट जा रहा है, ये मेरा एक्स टर्मिनल था, वाई टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा था, ये मेरा वाई टर्मिनल है। तो यहाँ से करंट पास होगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए ये आप कंडक्टर की डायरेक्शन दिखाएंगे, ये एनक्लोज फिंगर फिर से क्या दिखा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी यहाँ पे जो सर्कुलर लूप बनेंगे आपके इस तरह से, इन सर्कुलर लूप की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। अब इसका कोई सेंटर रहा होगा यहाँ पे। दूसरा आपको पता है इस पॉइंट से मैं सेंटर की तरफ जैसे जैसे बढ़ूँगा ये सर्कुलर लूप मेरे बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है, ये लार्ज होते चले जाएंगे। तो ये एक वैल्यू हो गई, लार्ज हो गया। फिर जैसे सेंटर की तरफ जा रहे हैं फिर से लार्ज हो गया, फिर सेंटर की तरफ जा रहे हैं फिर से लार्ज हो गया। ये वैल्यू लार्ज होती होती जैसे आप सेंटर पे पहुँचेंगे ये आर्क स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर जैसे ही मैं अब उस कंडक्टर के पास बढ़ूँगा तो आपको पता है ये करंट आपका कुछ ऐसे जा रहा था, इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। तो ये थंब करंट की डायरेक्शन यानी क्लोज फिगर बिल्कुल क्लॉकवाइज की तरह से दिखेंगी। तो ये मेरा सर्कुलर लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी कुछ इस तरह से हो जाएगी। और अब ये स्ट्रेट लाइन इससे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है लेकिन उसकी तरफ पास बढ़ती हुई जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से अब आर्क में रिप्रेजेंट हो जाएगी ये, ठीक है। इस तरह से आर्क में रिप्रेजेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगी अपना सर्कुलर लूप कंप्लीट कर लेगी। तो ये था मेरा सर्कुलर लूप में, यानी जो कंडक्टर है जिसको सर्कुलर लूप की तरह रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, तो उसमें से करंट पास कराने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होगी, ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। और वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी हमने देख लिया। वो करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करेगा, और कितने नंबर ऑफ लूप्स ले रहा हूँ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। एक लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए 1 टेस्ला है, 2 लूप है तो 2 टेस्ला हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप लूप की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता रहेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखेंगे, बाकी का जो टॉपिक है वो कल करेंगे। कल का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा तो कल थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइए, और लगे रहिए पढ़ाई पर, जुड़ते रहिए हमारे साथ मोर अच्छी वीडियो के लिए। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।